क्या कभी क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मिट्टी का एक मामूली सा ढेर किसी की जिंदगी पूरी तरह बदल दे? सुनने में तो हाँ, थोड़ा अजीब लगता है। है ना? लेकिन आज हम एक ऐसी ही कहानी में गहराई से उतरने वाले हैं। ये कहानी है बिल स्ट्रिकलैंड की, जिनकी किताब है मेक द इम्पॉसिबल पॉसिबल। हम्म। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने ना सिर्फ अपनी मतलब नामुमकिन लगने वाली परिस्थितियों को बदला, बल्कि हजारों और लोगों के लिए भी उम्मीद का एक नया रास्ता बना दिया। बिल्कुल। और आज की हमारी ये जो बातचीत है, इसका आधार इसी किताब पर बनी एक हिंदी समरी है। वाह। हम इसी के जरिए बिल स्ट्रिकलैंड के पूरे सफर को और उनके काम के पीछे जो गहरे विचार हैं, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। जी। हमारा मिशन ये जानना है कि कैसे एक गुरु, एक सही माहौल और इंसान की काबिलियत में एक अटूट विश्वास, गरीबी जैसी बड़ी चुनौतियों के बावजूद जिंदगियों में क्रांति ला सकता है। हम देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी चिंगारी एक पूरे समुदाय को रोशन करने वाली आग बन जाती है। बिल्कुल। और इस सफर को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 3 मुख्य पड़ावों में देखेंगे। पहला, बिल स्ट्रिकलैंड की अपनी जिंदगी में वो कौन सा टर्निंग पॉइंट आया जिसने सब कुछ बदल दिया। दूसरा, उन्होंने उस अनुभव को, उस बदलाव को अपने समुदाय के बच्चों तक कैसे पहुंचाया। ओके। और तीसरा, कैसे उन्होंने बच्चों से भी आगे बढ़कर उन वयस्कों की जिंदगी में सम्मान और अवसर वापस लाया जो शायद उम्मीद खो चुके थे। तो चलिए कहानी की बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। बिल स्ट्रिकलैंड पिट्सबर्ग के एक बहुत ही गरीब और मुश्किल माने जाने वाले इलाके में पले बढ़े। जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। टूटे फूटे घर, गलियों में एक तरह की निराशा। हाँ, और मौके के नाम पर सिफर, बिल्कुल जीरो। एक ऐसी जगह जहां बच्चों के सपने शायद शायद पैदा होने से पहले ही दम तोड़ देते थे। सही बात है। ज्यादातर लोगों के लिए भविष्य का मतलब था या तो किसी फैक्ट्री में कम मजदूरी वाली नौकरी या फिर बेरोजगारी। और इसी अंधेरे माहौल में उम्मीद की एक किरण आती है। और ये किरण थे उनकी हाई स्कूल के आर्ट टीचर मिस्टर रॉस। कहानी का ये हिस्सा मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। एक दिन बिल अपनी क्लास की खिड़की से बस यूं ही बाहर देख रहे थे और उन्होंने मिस्टर रॉस को कुछ करते हुए देखा। क्या करते हुए? मिस्टर रॉस के सामने मिट्टी का एक बेजान सा ढेर पड़ा था और वो उसे अपने हाथों से एक बहुत ही खूबसूरत बर्तन का आकार दे रहे थे। ये एक बहुत ही शांत और साधारण सा लम्हा था, लेकिन उस एक पल ने बिल के अंदर कुछ ऐसा जगा दिया जो हमेशा के लिए उनके साथ रह गया। ये बात सोचने वाली है ना, कि वो मिट्टी को आकार देना वो सिर्फ एक आर्ट नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल के लिए वो एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गया, एक सिंबल। उन्हें लगा कि वो मिट्टी का ढेर एक तरह से उनकी अपनी बिखरी हुई बेतरतीब जिंदगी जैसा है। हाँ। और अगर इस मिट्टी को संवारा जा सकता है, उसे एक खूबसूरत शक्ल दी जा सकती है, तो अपनी जिंदगी को क्यों नहीं। एग्जैक्टली। ये सिर्फ आर्ट नहीं था, ये जिंदगी को अपने हाथों से गढ़ने का एक मेटाफोर था। और यहीं से मेंटरशिप की, यानी एक गुरु की असली ताकत सामने आती है। मिस्टर रॉस सिर्फ पॉटरी सिखाने वाले टीचर नहीं थे, वो एक ऐसे इंसान थे जो हर किसी में छिपी हुई संभावना को देख सकते थे। उन्होंने बिल के अंदर की उस चिंगारी को पहचाना जिसे शायद बिल खुद भी नहीं जानते थे। उन्होंने बिल को सिर्फ एक स्टूडेंट की तरह नहीं देखा, बल्कि एक कलाकार की तरह सम्मान दिया। समरी में मिस्टर रॉस का एक बहुत ही शक्तिशाली कथन है जो बिल की जिंदगी का मंत्र बन गया। क्या? उन्होंने कहा, तुम मिट्टी को आकार दे सकते हो बिल, लेकिन पहले तुम्हें ये विश्वास करना होगा कि तुम अपनी जिंदगी को आकार दे सकते हो। वाह, ये तो सीधी सीधी जिंदगी की फिलॉसफी है। और वो जो पॉटरी स्टूडियो था, वो बिल के लिए सिर्फ एक क्लासरूम नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक सुरक्षित ठिकाना बन गया। एक ऐसी शांत दुनिया जहां बाहर की गरीबी, शोर, तनाव, इन सब का कोई असर नहीं होता था। एक सैंक्चुअरी कह सकते। सैंक्चुरी। जब वो पॉटरी व्हील पर बैठते थे तो उन्हें लगता था जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गए हैं, जहां सिर्फ वो हैं, उनके हाथ हैं और वो मिट्टी है। ये कला उनके लिए एक थेरेपी की तरह काम कर रही थी। बिल्कुल। एक ऐसी जगह जहां उन्हें शायद पहली बार अपनी कीमत का एहसास हुआ, जहां उन्हें लगा कि वो कुछ बना सकते हैं, कुछ सुंदर रच सकते हैं। और ये एहसास किसी भी गरीब बच्चे के आत्मविश्वास के लिए ऑक्सीजन जैसा होता है। और यहीं से वो चिंगारी जो मिस्टर रॉस ने बिल के अंदर जलाई थी, वो अब एक मशाल बनने की तैयारी में थी। बिल को एहसास हुआ कि जो शांति, जो मकसद और जो आत्मविश्वास उन्हें उस एक कमरे में मिला, वो उनके जैसे हजारों दूसरे बच्चों को भी मिलना चाहिए।
उन्होंने सोचा कि अगर एक पॉटरी स्टूडियो मेरी जिंदगी बदल सकता है तो ये मेरे पूरे समुदाय के लिए क्या नहीं कर सकता। बिल्कुल, उन्होंने एक बहुत गहरी समस्या को समझा था। हाँ, उन्होंने देखा कि गरीबी सिर्फ पैसों या संसाधनों की कमी नहीं है। गरीबी असल में सुंदरता और संभावनाओं को देखने के अवसरों की कमी है। सही पॉइंट है। जब आप रोज सुबह उठकर टूटी हुई सड़कें और कचरे के ढेर देखते हैं तो धीरे धीरे आप ये मानने लगते हैं कि आपकी जिंदगी भी वैसी ही है, बिखरी हुई। आप अपने बारे में एक नेगेटिव कहानी बना लेते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता या मेरी दुनिया बस इतनी ही है। एग्जैक्टली। और इसी सोच ने मैनचेस्टर क्राफ्ट्समैन गिल्ड यानी एमसीजी को जन्म दिया। और इसका आइडिया ही अपने आप में क्रांतिकारी था। मतलब उन्होंने कोई साधारण सा कम्युनिटी सेंटर नहीं खोला। नहीं, उनका विश्वास था कि अगर बच्चों को एक बेहद सुंदर, सुरक्षित और वर्ल्ड क्लास माहौल दिया जाए तो उनका आत्मविश्वास और उनकी सोच अपने आप बदल जाएगी। उन्हें यह संदेश मिलेगा कि वे कितने कीमती हैं और सबसे अच्छी चीजों के हकदार हैं। हाँ, और एमसीजी के डिजाइन के पीछे का इरादा बहुत गहरा था। उससे किसी चैरिटी सेंटर जैसा बिल्कुल नहीं दिखना था। अच्छा। उसे जानबूझकर एक टॉप टियर म्यूजियम या किसी अच्छी आर्ट गैलरी जैसा बनाया गया। सोचिए, चमकदार दीवारें, हर कोने में साफ सफाई, हॉल में हमेशा ताजे फूल रखे होते थे। ताजे फूल? हाँ, ताजे फूल, और बैकग्राउंड में हल्का हल्का जैज संगीत बजता रहता था। एक मिनट, जैज संगीत गरीब बच्चों के सेंटर में? ये सुनने में तो बहुत अजीब लगता है। अजीब लगता है ना? हाँ, आमतौर पर तो ऐसे सेंटरों में बुनियादी सुविधाओं पर ही ध्यान दिया जाता है। ताजे फूल और जैज, ये तो लग्जरी लगती है। यही तो स्ट्रिकलैंड का जीनियस था। वो जानते थे कि माहौल हमारे व्यवहार और हमारी सोच को आकार देता है। जब आप एक ऐसे बच्चे को जिसने हमेशा उपेक्षा झेली हो एक आलीशान और सम्मानजनक जगह पर लाते हैं तो आप बिना कुछ कहे उसे एक संदेश दे रहे होते हैं कि तुम यहाँ के लायक हो, तुम महत्वपूर्ण हो। बिल्कुल। वो फूल और वो संगीत सिर्फ सजावट नहीं थे, वो सम्मान देने का एक तरीका थे। समझ गया। ये एक मनोवैज्ञानिक बदलाव लाने की एक स्ट्रैटेजी थी। हाँ, और एमसीजी में कला का इस्तेमाल भी इसी सोच के साथ किया गया होगा फिर। बिल्कुल। वहाँ पॉटरी, फोटोग्राफी, म्यूजिक सिखाया जाता था, लेकिन मकसद सिर्फ हुनर सिखाना नहीं था। वो खुद को एक्सप्रेस करने और अपनी एक नई पहचान बनाने का जरिया था। अच्छा। जब कोई बच्चा कैमरा उठाकर अपने ही इलाके की तस्वीरें एक नए नजरिए से खींचता तो उसे एहसास होता कि सुंदरता तो यहीं मौजूद है, बस देखने वाली नजर चाहिए। और सबसे बड़ा बदलाव आया शब्दों में। वहां बच्चों को एट रिस्क यूथ या पिछड़े हुए बच्चे जैसे लेबल नहीं दिए जाते थे। नहीं, उन्हें कलाकार, फोटोग्राफर, म्यूजिशियन कहकर बुलाया जाता था। वाह। सोचिए इसका कितना गहरा असर पड़ता होगा। जब समाज आपको एक समस्या के रूप में देखता है और एक जगह आपको एक क्रिएटर के रूप में देखती है तो आप खुद को कैसे देखेंगे? इस एक छोटे से बदलाव ने उनकी अपनी पहचान को पूरी तरह बदल दिया। तो ठीक है, बच्चों की दुनिया तो बदलने लगी, उन्हें एक नई पहचान मिल गई। लेकिन एक समुदाय तो सिर्फ बच्चों से नहीं बनता। क्या ये उन वयस्कों के लिए भी काम कर सकता था जो शायद उम्मीद खोने के और भी ज्यादा करीब थे? सही सवाल है। जिनकी जिंदगी बेरोजगारी, कम वेतन और निराशा के एक चक्र में फंसी हुई थी। बिल्कुल सही सवाल है। और यहीं से कहानी का तीसरा और बहुत जरूरी हिस्सा शुरू होता है, बिडवेल ट्रेनिंग सेंटर। इसका मूल सिद्धांत एमसीजी से भी ज्यादा शक्तिशाली था। चैरिटी नहीं, अवसर। चैरिटी नहीं, अवसर। हाँ, समरे इस बात पर बहुत जोर देती है कि चैरिटी किसी को अस्थायी राहत दे सकती है, लेकिन ये कभी-कभी एक निर्भरता भी पैदा करती है। जबकि अवसर किसी व्यक्ति को स्थायी रूप से बदल देता है। किसी भूखे को खाने का पैकेट देना चैरिटी है, लेकिन उससे खाना पकाने का ऐसा हुनर सिखाना जिससे वो इज्जत से कमा सके, ये अवसर है। और मुझे लगता है कि बिडवेल में भी वो वर्ल्ड क्लास वाला आइडिया तो कायम रहा होगा। पूरी तरह से। क्योंकि ज्यादातर सरकारी जॉब ट्रेनिंग सेंटर कैसे होते हैं? पुरानी मशीनें, बोरिंग क्लासरूम, एक बेजान सा माहौल। लेकिन बिडवेल अलग था। जमीन आसमान का फर्क था। ठीक एमसीजी की तरह बिडवेल को भी टॉप क्वालिटी का बनाया गया। वहां आधुनिक कंप्यूटर लैब्स थीं, रेस्टोरेंट ग्रेड के किचन थे और एक बेहद पेशेवर माहौल था। स्ट्रिकलैंड का दर्शन बहुत साफ था। जो लोग जिंदगी में संघर्ष कर रहे हैं उन्हें बचा कुचा नहीं, बल्कि सबसे बेहतरीन सुविधाएं मिलनी चाहिए। जब एक बेरोजगार व्यक्ति एक सुंदर और हाई स्टैंडर्ड जगह पर ट्रेनिंग लेने आता है तो वो खुद को बेचारा नहीं बल्कि डिजर्विंग महसूस करता है। उसका खोया हुआ आत्मविश्वास धीरे धीरे वापस आने लगता है।
और वहाँ किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती थी? क्या कोई भी स्किल सिखाते थे या कुछ खास? नहीं, ये भी बहुत सोच समझकर तय किया गया था। बिडवेल ने हेल्थ केयर और कुलिनरी आर्ट्स जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया। अच्छा, कोई खास वजह? हाँ, वजह बहुत प्रैक्टिकल थी। ऐसा इसलिए क्योंकि बाजार में इन स्किल्स की बहुत ज्यादा मांग थी। इसका मतलब ये था कि ट्रेनिंग पूरी करते ही नौकरी मिलने की संभावना बहुत ज्यादा थी। ये सिर्फ ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनिंग नहीं थी, ये सीधे सीधे रोजगार से जुड़ा एक प्रैक्टिकल मॉडल था। ये बहुत स्मार्ट अप्रोच है। लेकिन सिर्फ तकनीकी हुनर सीख लेना ही तो काफी नहीं होता। एक अच्छी नौकरी के लिए और भी बहुत कुछ चाहिए होता है। बिल्कुल, और यही बिडवेल की एक और खासियत थी। वहां तकनीकी कौशल के साथ साथ जीवन कौशल यानी लाइफ स्किल्स पर भी उतना ही जोर दिया जाता था। जैसे कि? समय पर आना, टीम में काम करना, सही तरीके से बात करना, प्रोफेशनल दिखना, ये सब ट्रेनिंग का हिस्सा था। लक्ष्य उन्हें सिर्फ जॉब रेडी नहीं बल्कि लाइफ रेडी बनाना था। लाइफ रेडी? हाँ, कल्पना कीजिए एक व्यक्ति जिसे समाज ने हमेशा नजरअंदाज किया हो, जब वो एक क्रिस्प यूनिफॉर्म पहनकर एक प्रोफेशनल किचन में कदम रखता है तो सिर्फ उसके हाथ में हुनर नहीं आता, उसकी पूरी पहचान, उसका पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। और अब हम उस हिस्से पर आते हैं जिसने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया। ये वो विचार है जो स्ट्रिकलैंड के पूरे काम की आत्मा है। सुंदरता की ताकत। हाँ, कि सुंदरता यानी ब्यूटी सिर्फ सजावट की चीज नहीं है। ये बदलाव की एक बहुत बड़ी ताकत है, एक मनोवैज्ञानिक दवा की तरह। ये सोच ही कितनी अलग है। हाँ, ये उनका सबसे गहरा और सबसे मौलिक विचार है। समरी में एक मनोवैज्ञानिक चक्र की बात की गई है जिस पर स्ट्रिकलैंड का पूरा दर्शन आधारित था। एक चक्र? कैसा चक्र? ये चक्र कुछ इस तरह काम करता है। जब कोई इंसान कुछ सुंदर देखता है, चाहे वो एक फूल हो, एक पेंटिंग हो या बस एक साफ सुथरा कमरा, तो उसके अंदर रचनात्मकता जागती है। ठीक है। वो रचनात्मकता उसकी कल्पना को पंख देती है, कल्पना उसे नई संभावनाएं दिखाती है और ये संभावनाएं सपनों को जन्म देती हैं। स्ट्रिकलैंड इसे जीवन परिवर्तन का चक्र कहते थे। वाह, मतलब सुंदरता से सपनों तक का एक सीधा कनेक्शन। आमतौर पर तो हम मानते हैं कि पहले लोगों की रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी करो, फिर सुंदरता के बारे में सोचना। लेकिन स्ट्रिकलैंड का मॉडल तो इसे पूरी तरह पलट देता है। वो कहते हैं पहले उन्हें सम्मान और सुंदरता दो और बाकी चीजें खुद ब खुद आने लगेंगी। बिल्कुल, ये एक पैराडाइम शिफ्ट है। समरी में उनका एक बहुत ही दमदार कथन है, लोग धमकियों की वजह से अपनी जिंदगी नहीं बदलते, वे प्रेरित होने पर बदलते हैं। बहुत सही बात है। और उनके लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली स्रोत सुंदरता है। जब आप किसी को डराते हैं तो वो शायद डर से कुछ देर के लिए बदल जाए, लेकिन जब आप उसे प्रेरित करते हैं तो वो हमेशा के लिए बदल जाता है। और एक सुंदर माहौल लोगों को ये विश्वास दिलाता है कि जिंदगी में सिर्फ संघर्ष नहीं, शांति और शालीनता भी संभव है। और इसी दर्शन को हम एमसीजी और बिडवेल के डिजाइन में साफ साफ देख सकते हैं ना? बिल्कुल, वो शीशे की बड़ी बड़ी दीवारें ताकि प्राकृतिक रोशनी अंदर आ सके, वो हॉल में रखे ताजे फूल, दीवारों पर लगे 8 पीस, ये सब सिर्फ सजावटी चीजें नहीं थीं। नहीं, ये सोची समझी रणनीतियां थीं। हाँ, आत्मसम्मान और आशा को फिर से जगाने के लिए। जब आप एक संघर्ष कर रहे समुदाय को शहर की सबसे सुंदर इमारतों में से एक देते हैं, तो ये उनके आत्मसम्मान को फिर से जिंदा कर देता है। ये उन्हें बताता है कि वो भी बेहतरीन चीजों के हकदार हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो हमने कुछ बहुत ही गहरी बातें समझी हैं। हमने देखा कि कैसे एक गुरु का एक छोटा सा इशारा किसी की जिंदगी की दिशा बदल सकता है और उसका असर वो पीढ़ियों तक पहुंच सकता है। बिल्कुल। हमने ये भी सीखा कि माहौल और सुंदरता का रणनीतिक इस्तेमाल करके लोगों में सम्मान और आत्ममूल्य की भावना कैसे जगाई जा सकती है। और सबसे बढ़कर ये समझा कि चैरिटी की जगह असली अवसर देने की ताकत क्या होती है। बिल्कुल। और इस चर्चा के अंत में समरी में कही गई एक बात पर आधारित एक सवाल सोचने लायक है। समरी कहती है कि गरीबी टैलेंट को नहीं, अवसरों को मारती है। ये लाइन बहुत गहरी है ना? तो सोचने वाली बात यह है कि अगर टैलेंट हर जगह बराबर बटा है, चाहे वो अमीर इलाका हो या गरीब, लेकिन अवसर नहीं, तो हम और आप अपने आस पड़ोस में, अपने शहरों में, अपने काम की जगहों पर ऐसे कौन से खूबसूरत मौके बना सकते हैं जो किसी की छिपी हुई क्षमता को बाहर ला सकें।